हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल साइंस में। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पीछे की वीडियोस में मैंने दो तीन वीडियो जो है कि जनरल साइंस पे बनाए हैं और आगे मैं दो तीन वीडियो और बनाऊंगा। अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं जनरल साइंस के, तो मैं कन्फर्मली आपको बता सकता हूँ कि आप जो है कि 10 में से 8 क्वेश्चन कन्फर्म है कर सकते हैं जनरल स्टडीज के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको मतलब 10 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं 100% तो नहीं बता सकता कि हाँ 100% जो मैं बता रहा हूँ वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से 8 क्वेश्चन तो आप कंफर्म है कि कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो जो मैंने पीछे के बनाए हुए हैं उसको भी जाके देखें, चैनल पे क्लिक करें। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसी के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जाके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है यार कि देखिए, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतना परेशान हो चुका हूँ अभी तक। मतलब यार, एक बार मैंने वीडियो बनाया लेकिन इसमें ऑडियो आया ही नहीं। 20 मिनट का वीडियो मैंने बनाया। ठीक है, फिर मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। वैसे तो मेरे पास इतना समय नहीं होता यार कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट हमेशा आता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है आइसो मतलब आपको क्या होता है। यहाँ पे पहले थोड़ा सा, एक मिनट आप रुकें, थोड़ा सा इसमें कलर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइसो में छुपा हुआ है, आइसो मतलब होता है सेम, और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जिसका सेम हो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या पूछ रहा है कि क्या सेम होगा, तो टेम्परेचर सेम होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस, यानी कि अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा सिस्टम और सराउंडिंग, यहाँ जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है उसे कहते हैं सिस्टम, और जो बाहर के पार्ट्स होते हैं उसे कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो जो सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं आप अगर किसी रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एक ऐसा कह सकते हैं कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है द करेक्ट फार्मूला ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन का करेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो आपने जो है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आता है, ये आपका दो तीन लॉ से आता है, जैसे कि चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, गाइलुसेक ला, अवोगाद्रोस ला। ठीक है, इनसे मिलकर जो है कि बनता है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका जो होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे एन जो बता रहा है वो मोल को बता रहा है, आर बता रहा है आपका गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप फार्मूला में, जैसे मान लीजिए अगर बीएचयू का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, न्यूमेरिकल दे देगा, आप उसको पुट करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि गैस कांस्टेंट होता क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो कैसे आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच क्वांटिटी डजंट चेंज। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या नहीं चेंज होता है, तो हीट कभी नहीं चेंज होता। ठीक है, अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हीट मान लेते हैं, क्यू हीट है, तो क्यू हीट ही सिस्टम में रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो चेंज या हीट होगा वो जीरो होगा। यानी कि जो क्यू जो है ना, अगर मान लीजिए क्यू 5 सेकंड में जितना है, हीट जितना 5 सेकंड में है, उतना ही 10 सेकंड बाद भी उतना ही हीट होना चाहिए उस सिस्टम के अंदर। यानी कि हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है आइसो बार। आपको पता होना चाहिए कि जो बार का जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है बार, और आइसो मतलब सेम, यानी कि जिसका प्रेशर सेम हो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लाइट इज अ, तो लाइट होता क्या है, तो लाइट होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं अगर कोई भी वेव ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जो उसका, जैसे मान लेते हैं जो वेव का जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा है लेकिन जो इसका मोशन है इधर की तरफ, यानी कि उससे परपेंडिकुलर है, ऐसे जो वेव होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव।
जैसे आप पानी में देखते होंगे, पानी में जो है ना, अगर आप पेबल फेंकते हैं यानी कि अगर कंकड़ फेंकते हैं तो पानी क्या करता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप देखे होंगे कि जो पानी है आगे की तरफ भी बढ़ता रहता है, यानी कि उसका वेव जो है कि ऐसे जा रहा है और ऑसिलेशन ऊपर नीचे करता है। तो वो जो वाटर में जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो भी ट्रांसवर्स वेव होता है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन रेज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर विच क्वांटिटी डजंट चेंज, यानी कि अगर मान लेते हैं अगर ये कोई बाउंड्री है, ये एयर है, ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये आपका वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रे आ रहा है ना, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ना किसी भी बॉडी की, यानी कि सॉरी किसी भी रे की, ठीक है, जो लाइट रेज होता है उसका फ्रिक्वेंसी किसी भी मीडियम में लेके जाए लेकिन वो फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगा। क्या होता है ना कि आपको पता होगा जैसे सी जो होता है वो बराबर होता है आपका वेवलेंथ इंटू म्यू के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो म्यू है और लेमडा जो है वेवलेंथ है और सी जो है स्पीड है। तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। वो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से एडजस्टमेंट ये करते हैं कि क्या होता है कि जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट रह जाता है, वो चेंज ही नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, बीएचयू में भी पूछ चुका है और एएमयू में भी पूछ चुका है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या, और बहुत सारे मतलब एनडीए में भी पूछ चुका है, रेलवे में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे दिया विच प्रॉपर्टी इज रॉन्ग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है ना, क्योंकि पता है इसका आंसर आपको ए होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे जाके मिलती है, यानी कि पॉजिटिव पे स्टार्ट होती है और निगेटिव पे जाके मिलती है। मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो दोनों सही है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व के फॉर्म में है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लें तो इसे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो इस पॉइंट का कह सकते हैं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग है, और ये जो पॉइंट है ये इसी बात को कह रहा है, यानी कि ये तीनों सही है। इसका मतलब सरासर बात है कि फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा, ठीक है। रॉन्ग है भी, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दो हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, तो बिल्कुल नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लेते हैं अगर एक कोई लाइन है दूसरा कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे जो जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे आप टेंजेंट कैसे ड्रा कर पाएंगे, टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से एक तो टेंजेंट यहाँ ड्रा कर लेंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ना वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ये जो है कि राइट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आइए एट्थ पे आते हैं। एट्थ पे दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी मान लेते हैं कोई भी लेंस है तो क्या होता है अगर उसका स्फेरिकल ड्रा करें तो उसका हम कुछ ना कुछ रेडियस बता सकते हैं, हाँ ये रेडियस है। या कोई मिरर है तो ये भी बता सकते हैं, हाँ इसका क्या है कि हाँ इसका ये रेडियस है, हम कहीं ना कहीं ये सब ऐसे करके बना सकते हैं उसका स्फेरिकल। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर को कहाँ हम कर्व में बना पाएंगे। अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें रेडियस निकालना है तो या तो वो स्फेरिकल शेप में हो, यानी कि गोलाकार में, या फिर सर्कुलर हो यानी कि सर्कल के फॉर्म में हो, तभी तो रेडियस निकाल पाएंगे। अगर कोई प्लेन है तो उसका रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, उसका जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। तो आइए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ इन, जैसे यानी कि जो इंट्रॉपी होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है। जनरली इंट्रॉपी जो होता है ना वो डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है, ठीक है। इंट्रॉपी बताता है कि कोई भी बॉडी कितना ज़्यादा डिसऑर्डर है, कितना ज़्यादा मतलब इधर उधर है, इधर उधर कितना, जो बॉडी जितनी ही ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उसकी उतना ही ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं अगर कोई भी आइस है तो इसकी जो इंट्रॉपी होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये क्या है एक अरेंज में है, इसके पार्टिकल बहुत अरेंज में है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पे गैस है, ठीक है, तो गैस इधर उधर रहते हैं, इधर उधर रहेंगे, ठीक है। तो जिसका इसका जो इंट्रॉपी होगा वो बहुत हाई होगा। तो वही इंट्रॉपी जो बताता है डिसऑर्डरनेस को बताता है। अगर बात करें एयर बबल को, तो एयर बबल जो
इसने कहा कि जो अगर मान लीजिए पानी में जो एयर बबल बनता है वो किसके जैसे काम करता है, मिरर की तरह, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, या फिर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एयर बबल होता है, जैसे एयर बबल मान लेते हैं पानी में से बना, तो ये क्या करता है ना, ये जनरली कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हम आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कहेंगे हाँ इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, कुछ भी बताएंगे, ठीक है। और एकदम सेम जो होता है कॉनकेव लेंस में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि लाइट आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, हम पीछे ड्रा करते हैं। तो ये जनरली कॉनकेव लेंस की तरह ही काम करता है एयर बबल। उसके बाद बात करें 11th नंबर को, ठीक है। तो 11th नंबर में जैसे दिया हुआ है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट लगे होते हैं, जिसे आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो जलता है उसे फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो किस मेटल का बना होता है ये बताना है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा हुआ है 12th नंबर पे कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस होने का मतलब ये हो गया ना कि मतलब जैसे कि जो छोटे, जैसे मान लेते हैं क्या होता है कि इसमें एक मतलब एक प्रोसेस होता है कि जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं वो 50 जिसका 50 की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और यूरेनियम क्या होता है वो टूट जाता है क्रिप्टॉन में और जीनॉन में, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो 50-50 की तरफ आना चाहता है। और हाइड्रोजन अगर दो मिल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हीलियम की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। यानी कि अगर छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़ा पार्टिकल बन रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और अगर बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो हाइड्रोजन बम जो है कि छोट मतलब हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। जब क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनता है और बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, जिस जो कि हाइड्रोजन बम में इसको यूज करा जाता है, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी होती है उसके पास क्या होता है, बहुत हार्मफुल रेज निकलते हैं अगर वो एक्सप्लोड करता है तो, ठीक है। और तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ बताया कि द बर्नौली थियरम इज बेस्ड ऑन। तो बर्नौली प्रिंसिपल किस पे बेस है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। बर्नौली थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी भी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है प्लस जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड होता है। उसके बाद बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। इसने कहा कि रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। अगर किसी भी बॉडी को या फिर किसी भी चीज़ को अर्थ से इतना स्पीड में फेंकें कि वो क्या चले स्पेस में चला जाए तो उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर किसी बॉडी को इतना स्पीड से फेंकें कि वो क्या कर जाए, अर्थ का करने लग जाए, ऑर्बिट अर्थ का चक्कर लगाना शुरू कर दे, इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो वीओ होता है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है जो अंडर रूट 2 टाइम्स होता है इसके वेलोसिटी के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर पे पूछा हुआ है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द करंट मेनली फ्लोज ड्यू टू, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मतलब क्या मेजर रीजन होता है जो करंट फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है एन में। एन में जनरली एन टाइप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है ना, एन टाइप में एक एटम पर, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जनरली फ्लो हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।